हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप जानोगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा जो कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया गया था विद हैंड रिटन क्वेश्चंस पेपर है और उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका जो सॉल्यूशन है आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। तो जो ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस थी वो किससे रिलेटेड थी? वो हमारी ऑप्शन वैल्यूएशन से रिलेटेड थी और उसमें एक अजम्पशन आती है न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। और वैसे भी इसमें इस टाइप्स के जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनसे स्पष्ट रूप से ब्लैक स्कोल हाइपोथेसिस का कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट एडजस्टेड फॉर टैक्स बिकॉज। तो टैक्स को क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में? तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। अब इन दोनों का मतलब क्या है उसको क्लियर कर लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई सिचुएशन हो, आपको जो डिविडेंड है वो पे करना ही होगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपको प्रॉफिट हो तो उस टाइम ही उसको उसमें हिस्सा दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। तो इसीलिए टैक्स को भी एडजस्ट नहीं करते। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड द यील्ड ऑफ मैच्योरिटी इज द मेजर ऑफ बॉन्ड्स रेट ऑफ रिटर्न दैट कंसीडर। तो जो यील्ड ऑफ मैच्योरिटी होती है उसमें हम बॉन्ड्स की जो रेट ऑफ रिटर्न मेज़र करते हैं उसमें किसको कंसीडर करके? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ इंटरेस्ट इनकम एंड एनी कैपिटल गेन और लॉस। इन दोनों को ही हम कंसीडर करके चलते हैं जब हम यील्ड ऑफ मैच्योरिटी मेथड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल डिसीजन कैन बी डिफाइंड एज। तो देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो हमारा इनफ्लो है यानी कि जो पैसे हमारे पास आए हैं उसमें से हमारा आउटफ्लो कितना है, कितने हमारे पास बचेंगे, यानी कि कितने उस पर हम अर्न कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी मान लो आपने उस पैसे से कितने रुपए कमाए? 6 लाख रुपए, और कितने लगाए? 4 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस आएगा 2 लाख का वो हमारी क्या हो जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो देखो आपके लिए हर एक क्वेश्चंस को हैंड रिटन में लिखा गया है, तो लाइक करना ना भूलें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, इज यूज्ड बाय। तो टी टेस्ट को कब यूज़ किया जाता है? जब हमारा जो सैंपल साइज हो वो क्या होता है? स्मॉल। और स्मॉल का मतलब क्या होता है? 30 या फिर लेस देन 30, 30 या 30 से कम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सैंपल। तो वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ होता है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, यानी कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नहीं दिया होता, तो उस केस में हम किसको यूज करते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था वो द सैंपल साइज इज लेस देन 13 एंड सॉरी
तो द सैम्पल साइज इज लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन मीन इज नोन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। तो अननोन हमारा डी में दिया हुआ है। द सैम्पल साइज इज 13 और लेस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 विथ रेफरेंस टू बैंकिंग IMPS। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है IMPS की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 the refers to the cash which banks have to maintain with the RBI as a certain percentage of their demand and time liability। यानी कि जो पैसा हम किसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व को स्टूडेंट्स माइंड में रख लेता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशो कौन सी होती है, जो कि बैंक को अपने पास रखनी होती है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन कैश रिजर्व रेशो किसके पास मेंटेन करनी पड़ती है, RBI के पास मेंटेन करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े तभी आंसर दे, क्योंकि आते आते भी कई बार जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 द contribution of financial system to growth goes beyond increasing prior saving based investment। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी से ये क्वेश्चंस रिलेटेड है, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन का काम किया जाता है। वो हेडेड द नाबार्ड रीजनल ऑफिस। देखो नाबार्ड जो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और 1982 में ये क्या हुआ था, बना था। और रीजनल ऑफिस जो हैं इसके जगह जगह पर ओपन हैं। तो इन ऑफिस के जो हेड होते हैं उसको चीफ जनरल मैनेजर कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 10th क्वेश्चन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर्स टू एन इवेंचुअली फॉल। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होती है उसमें जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से जो मार्जिनल रेट होती है वो हमारी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी को यूज़ करते जाते हैं तो एक टाइम लिमिट के बाद वो क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 11th क्वेश्चन द एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बाय एस्टिमेटिंग और असेसिंग द सोल्वेंसी एंड एक्सप्रेसिंग them through predetermined symbol is called। तो देखो जब हम जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसके द्वारा हम क्या देते हैं, सिंबल देते हैं कि भाई इस कंपनी की या इस ऑर्गेनाइजेशन की रेट क्या है, ए है, ए है या A+ है। तो इस तरह की जो रेटिंग दी जाती हैं उसी को, उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। उसके बाद है 12th क्वेश्चन इट इज़ ए फाइनेंशियल institutions which manage the collection of account receivable for the companies of their behalf and bears the credit risk associated with those account what it is। तो देखो ये जब हम उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उनमें होते हैं कि उनके बिहाफ पर जो अकाउंट रिसीवेबल वो क्या किए गए तो कलेक्ट किए जाते हैं। और ये देखा जाता है कि कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 13 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक डू। तो मर्चेंट बैंक में से किस चीज़ का काम करता है, कैपिटल मार्केट असिस्टेंस का काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मर्चेंट बैंक के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं जिनके शेयर्स वगैरह नहीं, तो उसमें सेल परचेज का काम भी ये करता है। एक अहम रोल जो प्ले करता है वो मर्चेंट बैंक का होता है। तो कैपिटल मार्केट असिस्टेंस का
जैसे असिस्टेंट काम करता है कंपनीज में, उसी तरह मर्चेंट बैंक कैपिटल मार्केट में काम करता है। उसके बाद है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। तो इसको जो है सेटअप किया गया 1990 में, लेकिन जो एक्ट आया था वो 1989 में आया था। उसके बाद है एमएसपी पॉलिसी ऑफ इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के लिए इम्प्रूव करने के लिए एमएसपी पॉलिसी बनाई गई है। तो जो एमएसपी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जैसे गेहूं का डिसाइड कर दिया कि भाई इसका 2,000 रुपये क्विंटल क्या कर दिया गया, एमएसपी डिसाइड कर दिया गया है, तो इससे कम रेट पर आप क्या नहीं कर सकते, इससे कम रेट पर आपसे ये सब नहीं परचेज कर सकते। इससे ज़्यादा आपसे रेट अगर डिसाइड होगा तो उस पर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को इतना रेट आपको देना ही होगा। तो उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद है 16 क्वेश्चंस। एन इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स द इन्वेस्टर्स ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए फॉरेन कंपनी। तो जो इन्वेस्टर्स कंट्रोल के पर्पज से किस में, फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एफडीआई और एफपीआई में। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है, जब कंट्रोल के पर्पज से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं एफडीआई, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के पर्पज से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। The theory about the relationship between inflation and interest rate is known as, तो उसको बोलते हैं फिशर इफेक्ट। जिस थ्योरी में किस चीज़ के रिलेशंस को, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के रिलेशन को बताया गया है, वो कौन सी है? फिशर इफेक्ट। उसके बाद है 18 क्वेश्चन। इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल इट रिमिटेड टू पेरेंट कंपनी एज ए डिविडेंड, तो उसको बोलते हैं टैक्स डेफर्ड। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है OAU। OAU का क्या मतलब होता है? तो OAU क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियंस, यानी कि जो अफ्रीकन्स नेशंस होती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका कि मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बजाय उनका क्या होता है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल कौन से बिल होते हैं जिनका कि टाइम पीरियड 182 डेज होता है, 364 डेज भी होता है, 14 डेज भी होता है, बट 62 डेज ट्रेजरी बिल नहीं होता। और ये जो ट्रेजरी बिल है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से कम का होता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो लाइक करना ना भूलें। And thank you so much.